और सबसे मेजर चीज ये आती है कि सर अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है तो क्या होगा। सर देखिए, अगर आपने असेसमेंट ईयर के अंदर अगर आपने फाइल कर दी है तो आपको जो है इंटरेस्ट से पीछा छूट जाएगा आपका, कि भाई आप जो है आप इंटरेस्ट जो है दे दोगे जितने भी डेज का बनेगा ना 1% के हिसाब से। लेकिन अगर अगर आपने इंटरेस्ट जो है या फिर इंटरेस्ट आपने नहीं दे रखा है, या फिर आपकी मान लीजिए असेसमेंट ईयर का 31 मार्च 2023 निकल जाता है, लेट्स से कि हम लोग अभी 31st ऑफ हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन सीए ग्राउंड। दिस इज मोहिंदर एंड आज हम बात करने वाले हैं रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में। जनरली हम लोग सब जानते हैं कि रिटर्न ऑफ इनकम क्या होती है और इसको जो है कब फाइल करने हैं। सर मेरा ये फाइल कर दो, मेरा वो फाइल कर दो, आपने सब चीजें सुनी होगी, ठीक है। लेकिन जब तक आप उस चीज को डीपली नहीं जान पाएंगे उसके अंदर है क्या चीज है, तब तक आप जो है उस चीज को प्रॉपर मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो क्या होती है और इसकी क्या पेनल्टीज होती हैं अगर आप टाइम से फाइल नहीं कर सकते हैं, और किस पर्सन को ये कंपलसरी होता है कि रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। If we say in the short word, return of income is a declaration of the income। जनरली यार सही बात है कि ये आपको गवर्नमेंट को एक डिक्लेरेशन दे रही हो कि सर मेरी ये इनकम है और भाई मैं इस कैटेगरी का पर्सन हूँ, और चाहे उसमें अलग तरह सब तरह के फॉर्मेट दिए गए हुए हैं अलग पर्सन के लिए, चाहे बिजनेस का हो, इंडिविजुअल का हो या फिर पार्टनरशिप फॉर्म को, सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं। तो उस केस में आपको सिर्फ ये डिक्लेरेशन होती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि कौन से पर्सन के लिए कंपलसरी है कि आपको रिटर्न फाइल करना ही है, ठीक है। एज पर सेक्शन 139 कंपलसरी फॉर रिटर्न्स, ओके। एक हर कंपनी के लिए सेक्शन 139(1) ये कहता है कि हर कंपनी के लिए या फर्म के लिए उसका रिटर्न फाइल होना बहुत जरूरी है। इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज इन प्रॉफिट और इन लॉस, चाहे दोनों में से प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इन दोनों को कंपलसरी फाइल करना ही है, ठीक है। जो भी आपने प्रीवियस ईयर में अर्निंग करी है और उसकी ड्यू डेट जो भी होती है उसके पहले उसको फाइल करना होता है, ठीक है। अदर देन द कंपनी, कंपनी के अलावा हम लोग जो इंडिविजुअल आते हैं उसकी कैटेगरी में आते हैं कि जब आपका एग्जम्पशन लिमिट जो खत्म हो जाता है उस केस में आप जो है अपना रिटर्न फाइल करने के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं और आपके ऊपर ये कंपलसरी हो जाता है कि आप रिटर्न को फाइल करें, ठीक है। अगर हम एग्जम्पशन की बात करें तो ये 2.5 लाख तक जो है एग्जम्प्टेड है अगर आपकी एज जो है 60 से नीचे है, और 60 से अगर अबव है और 80 से लेस है तो आपकी 3 लाख है। और अगर 80 से अबव चली जाती है आपकी एज तो उस केस में जो है आपको 5 lakhs का एग्जम्पशन मिलता है। तो ये सब चीजें उसमें मेंशन करी हुई हैं, जो आपने हमने हमारा एक वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें ये सब चीज आपको मिल जाएगी। जब आपकी एग्जम्पशन लिमिट खत्म हो जाती है तो आप जो है इस चीज के लिए जो है कंपलसरी हो जाता है आपके ऊपर कि आपने रिटर्न फाइल करनी है। अब मैं बात कर रहा हूँ डिडक्शन से पहले का अमाउंट, डिडक्शन के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो हो सकता है भाई आपका 4.5 लाख हो, मैं डिडक्शन से पहले का फिगर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं एवरी पर्सन हु इज ए रेजिडेंट बट नॉट और एनओआर बोलते हैं इसको, नॉट ऑर्डिनरी रेंज। उस केस में ये जो है ये जो सेक्शन है 139 का एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन हर किसी पर्सन है जो भी इंडियन पर्सन है और जो है वो आपको वो सेक्शन 139(1) के अंदर आता है अगर उसने अपनी प्रीवियस ईयर की ये जो इनकम है वो गिवन पॉइंट से मैंने आपको बताया उससे एक्सीड कर जाती है तो उसको अपना रिटर्न फाइल करना होता है, ठीक है। उस पर्सन के लिए भी ये मैंडेटरी हो जाता है कि वो अपना रिटर्न फाइल करे। कौन से के लिए? होल्ड्स ए बेनिफिशियल, लेट्स से कि ये कंपनी की बात कर रहा हूं मैं भी, holds a beneficial owner in any assets or any financial entity। इसका मतलब क्या हुआ सर कि अगर आप कोई भी अगर साइनिंग अथॉरिटी है आपके पास या फिर कोई भी एसेट्स में जो आपका इन्वॉल्वमेंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरेन कंट्री, आउटसाइड इंडिया के अगर बाहर आपका
इस तरह का कोई कंसर्न है जिसमें कि आप जो है एसेट्स में पैसा लगा हुआ आपका या एसेट्स है और जिसका जो फ्यूचर में आने वाला प्रॉफिट के लिए जो है आपको कुछ भी हो सकता है उसका फ्यूचर, चाहे आपका कुछ भी आई मीन बिल्डिंग ही है उसको वहां पे है, अगर फॉरेन में अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। उस केस में आपको यहाँ पे इंडिया में ये जरूरी नहीं है कि आपको भी 2.5 लाख का ये बोला एग्जम्पशन, वो तो होगा ही होगा क्योंकि अगर वो फॉरेन में ये सब चीजें कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी जो इनकम है वो हाई रही होगी। बट स्टिल इस केस में अगर ये चीज भी अगर आती है बेनिफिशियल, अगर ओनर है किसी चीज का वो, तो उस केस में भी उसको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। जबकि इंडिविजुअली के लिए ये चीज जो है इससे बाहर रखी गई है। अगर कोई इंडिविजुअल है उसका अगर बाहर में कोई एसेट्स है उस केस में जो है आपको ये माना जाता है इंक्लूडेड ऑफ इनका जो आपकी इसमें इनकम में जो है आपकी ऐड कर दी जाती है, वो वाली इनकम जो भी आप अर्न करते हैं बाहर से वो सारी की सारी आपकी इनकम में ऐड कर दी जाती है, ठीक है। जबकि उसको जो है मैंडेटरी नहीं है फाइल करना, लेकिन अगर ऐसी कोई इनकम होती है तो उस केस में उसको उसकी इनकम में ऐड कर देते हैं हम लोग। बेनिफिशियल और मैंने आपको बताया एन इंडिविजुअल हुआ प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसिडरेशन, चाहे वो पैसा इसके थ्रू लगाया चाहे उसके थ्रू लगाया है, तो एक तरह का वो फ्यूचर बेनिफिट्स है उसके लिए फॉरेन में जो है उसका इन्वॉल्वमेंट है। बेनिफिशियल एसेट्स जो है ड्यूरिंग द प्रीवियस, हाँ एज आई टोल्ड यू, वो या तो बेनिफिशियल वो ही हुआ कि जिसका वहां पे पैसा लगाया हुआ उसने। Further, every person being an individual, HUF, corporate, ये तो वही चीज है सर कि जिसकी भी फर्दर एवरी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल, एवरी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल HUF या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हु एक्सीड द एग्जम्पशन लिमिट ऑफ 2.5 लाख, जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया तो 2.5 लाख का है, एज कैटेगरी सारी की सारी चीजें वही चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है। और बट विच अराइव आफ्टर द क्लेमिंग ऑफ रिडक्शन, हम जो बात करेंगे टोटल इनकम जो बात करेंगे हम लोग इनके एग्जम्पशन से पहले की बात करेंगे। जो टोटल 2.5 कहां पे मैंडेटरी हो जाता है, जब उसकी इनकम जो है टोटल इनकम जो है 2.5 लाख जो है डिडक्शन को देने से पहले होती है, ठीक है। और ये सारी की सारी डिडक्शन जो है उसकी कम होगी, सारी की सारी चीजें अगर आपने कैलकुलेट करना तो 54, 54B, 54D, 54E, 54F की एग्जम्पशन जो है ये सारी की सारी अगर आप रिड्यूस करेंगे टोटल इनकम में से, तो उस केस में जो है आपको ये बेनिफिट जो है टोटल इनकम का फिगर जो आ जाएगा। अच्छा, एनी पर्सन अदर देन द कंपनी, उस केस में भी एक पर्सन को जो है अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है या पड़ती है जब इसमें से कोई भी कैटेगरी आप फॉल करते हैं। अगर उस पर्सन ने या 1 करोड़ से ज्यादा का कैश जो है बैंक में जमा कराया हो और एन अमाउंट एग्रीगेट हैज डिपॉजिटेड अमाउंट, 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट जो है वो जमा कराया हो बैंक में, और यहाँ पे दूसरे केस में आता है एक्सपेंडिचर उसका फॉरेन में जाने के लिए भी उसने 2 लाख रुपए से ज्यादा अपना और अपनी फैमिली के लिए फॉरेन ट्रिप पे जाके आया है, तो भी उसके उसमें उसको जो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाती है। और थर्ड उसकी बात आती है कि भाई अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ऊपर का है एक साल में, तो भी आपको रिटर्न ये फाइल करना जरूरी है कि ऐसा क्या हो रहा है इसमें कि 1 लाख का बिल आप बिजली का बिल ही आ रहा है, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया कि एवरी पर्सन शुड हैव ड्यू डेट से पहले जो है आपको रिटर्न अपनी अपनी जो फाइल करनी है। और अब हम आप बात करते हैं ड्यू डेट कब होती है इसकी। कोई भी कंपनी की डेट जो होती है वो 31 अक्टूबर है, किसी भी जब तक की गवर्नमेंट उसको आगे पीछे नहीं करे तब तक इसकी डेट जो है 31 अक्टूबर है। और असेसमेंट ईयर है, जैसे 31 मार्च 2021 22 अभी खत्म हो रहा है, तो इसकी डेट जो है 31 अक्टूबर 2022 आपकी रहेगी, ठीक है, एक कंपनी के लिए रहेगी। और ऐसे एक पर्सन के लिए भी रहेगी, प्रोवाइडेड कि उसके जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिटेड हैं। अकाउंट्स किसके ऑडिटेड होते हैं, अगर बंदा जो है ग्रॉस रिसीप्ट एक साल में 1 करोड़ से ऊपर की ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं अकाउंट्स ऑडिट के अंदर आ जाते हैं। और
ऐसी कोई प्रोफेशनल पर्सन काम कर रहा है तो उस केस में जो है 50 लाख से अगर ऊपर का होगा तो उस केस में आपके अकाउंट्स ऑडिट होना अनिवार्य होता है, जिसमें कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसको सर्टिफाई कराना होता है। ठीक है। 30 नवंबर कौन से केस में अच्छा, एक पार्टनर का, फर्म का जो पार्टनर होता है और उसको भी अगर अकाउंट उसके ऑडिटेड होने हैं, मतलब उसकी जो इनकम है वो 1 करोड़ से ऊपर बढ़ जाती है, या फिर प्रोफेशनल अगर आदमी है तो उस केस में 50 लाख है, तो अगर ये चीज बढ़ जाती है तो उस केस में भी अकाउंट्स ऑडिट कराना जो है मैंडेटरी होता है। तब भी आपकी डेट जो है 31 अक्टूबर ही रहेगी। मैंने 3 केसेस आपको बताया है, इसको आप ध्यान से रखना कि अगर इन तीनों में से कोई भी कंपनी होगी या फिर जिसके अकाउंट, कोई पर्सन जिसके अकाउंट ऑडिट होने होते हैं, या फिर ऐसा कोई पार्टनर ऑफ का जो पार्टनर किसी फर्म का पार्टनर है, उस केस में अगर उसके अकाउंट ऑडिट होते हैं तो भी उस केस में उसकी जो रिटर्न ऑफ फाइलिंग डेट है 31 अक्टूबर ही रहेगी। अच्छा, 30 नवंबर कौन से की होती है? जो जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग का जो है एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है 92E वाली। तो उस केस के लिए आपको, अब जैसे 92E फाइल जैसे अभी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी गई है अभी ड्यू टू सम फॉरेन क्राइसिस जो भी चल रहे हैं आपके, चाहे वो यूक्रेन का हो चाहे फिर कोरोना का हो, तो उस केस में जो है जैसे अभी गवर्नमेंट ने 15 अक्टूबर है शायद, तो सॉरी 15 मार्च थी, तो उस केस में अभी डेट जो है एक्सटेंड होती रहती है जब तक कि गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड नहीं करती है, जब तब तक इसकी डेट जो है 30 नवंबर ही रहेगी। बाकी सारे पर्सन जो रहेंगे वो सारे के सारे उनकी 31 जुलाई, जैसे एक इंडिविजुअल होता है, सैलरीड एम्प्लॉय हुआ, ठीक है, उसके बाद कोई भी पर्सन अगर वो होता है तो उस केस में उसकी जो ड्यू डेट है और रिटर्न फाइल करने की वो है 31 जुलाई 2022। अभी जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है उस केस में आपकी जो डेट है, जो ड्यू डेट है वो है आपकी 31 जुलाई 2022। तो आपको उस रिटर्न से पहले भाई आपको रिटर्न फाइल करना ही है, नहीं तो फिर आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। ठीक है, और देना पड़ेगा, अगर आपका टैक्स बनता है तो आपको देना पड़ेगा। ये मैंने आप बात कर, अच्छा हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। उस केस में क्या होता है जब आप जो है अपना रिटर्न जो है फाइल नहीं करते हैं, जैसे आपकी 31 जुलाई है तो आपने रिटर्न अपनी फाइल नहीं करी, ड्यू डेट में सेक्शन 139(1) हमारा कहता है कि सर आपको जो है रिटर्न फाइल करने की डेट जो है आपकी फिक्स है 31 जुलाई। अब मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ अभी, तो उस केस में अगर आप उसको फाइल नहीं कर सकते तो क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, आपको अगर रिटर्न फाइल आपने टाइम से नहीं करी है तो आपको लेट से 31 जुलाई 2022 आपकी डेट होगी और आपने जो रिटर्न फाइल नहीं करी, तो उस केस में आपको 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना होगा गवर्नमेंट को, सेक्शन 234A। आई एम रिपीटिंग अगेन, सेक्शन 234A ये हमारे को बताता है कि सर आपका इंटरेस्ट जो है 1% के हिसाब से जो है इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो भी अमाउंट आपका ड्यू होगा। और अगर कोई मान लीजिए 5 दिन का होगा तो भी पूरे महीने का काउंट होगा, अगर 6 दिन का होगा तो भी एक महीने का होगा, अगर 29 दिन का तो भी आपका पूरे महीने का लगेगा। मतलब 1% फॉर ए मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, बोथ द केसेस इट विल बी चार्ज एज 1% पर मंथ। ओके, अच्छा एक चीज और है सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से कि हम लोग जो है कोई टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या क्या जो है, लेट्स से कि आपका भाई 50,000 की आपका जो है आपका इंटरेस्ट बनता है, आई मीन टैक्स बनता है। उस केस में लेट्स से उसमें सबसे पहले आप जो है एडवांस टैक्स कम कर देंगे, उससे उसकी पहले जो उसके बाद जो टीडीएस कम कर देंगे, उसके बाद जो है सेक्शन 115D वाली जो है, या सेक्शन 89 वाली, ये सारी की सारी 4 चीजें जो है आप लोग उसमें से कम कर देंगे। 89 का जो रिलीफ मिलता है वो कम कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। अब ऐसा क्यों किया गया सर? आप देखिए कि आपका जो एडवांस टैक्स है वो तो आपने दे ही रखा है ना, आपको तो कम करना ही क्यों पड़ेगा, क्योंकि वो आपने उसका पेमेंट कर रखी है। उसके बाद आपने भी टीडीएस आपका कट रखा है, तो वो भी आपका जो है एडवांस टैक्स जा ही रखा है, एक तरह का टीडीएस भी आपका एक टैक्स ही होता है, तो वो भी जा रखा है। उस केस में रिलीफ आपको अगर मिला है तो वो भी गवर्नमेंट का कम हो रखा है। ठीक है, उस केस में 115D जेडी का अकॉर्डेंस भी जो भी सेट ऑफ मिलता है, क्रेडिट मिलता है, वो भी
जो आपको कम करना, बाकी जो अमाउंट बच जाएगा उसके ऊपर जो है आपको जो लेट पेमेंट का लेट फाइलिंग ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न्स, डेफिनेटली यू हैव टू चार्ज ऑन दैट। ठीक है। नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 2 सेल्फ असेसमेंट के अगर कोई आपने इंटरेस्ट दे रखा है तो उस केस में वो भी रिड्यूस जो है करना है। ठीक है। और सबसे मेजर चीज ये आती है कि सर अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है तो क्या होगा। सर देखिए, अगर आपने असेसमेंट ईयर के अंदर अगर आपने फाइल कर दी है तो आपको जो है इंटरेस्ट से पीछा छूट जाएगा आपका, कि भाई आप जो है आप इंटरेस्ट जो है दे दोगे जितने भी डेज का बनेगा 1% के हिसाब से। लेकिन अगर अगर आपने इंटरेस्ट जो है या फिर इंटरेस्ट आपने नहीं दे रखा है, या फिर आपकी मान लीजिए असेसमेंट ईयर का 31 मार्च 2023 निकल जाता है, लेट्स से कि हम लोग अभी 31 ऑफ मार्च 2022 के में है, इसकी जो फाइल करने की डेट है वो आपको 31 ऑफ जुलाई 2022 होगी। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ अभी। तो उस केस में लेट्स से कि आप डिले हो जाते हैं तो आप जनवरी 2023 में भी इसकी फाइल कर सकते हैं इंटरेस्ट के साथ में। मार्च 31 तक जो है आप इसका इंटरेस्ट के साथ में इसका